2004 से, मैं इसकी शुरुआत 2007 से करना चाहता हूं, जब राहुल गांधी पहली बार यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बने। उन्होंने किसी कार्य को संभाला और 2009 में वो एक एक्सपेरिमेंट लेके आए, यूथ कांग्रेस का इलेक्शन। अभी तक 2009 से लेके और 2025 तक राहुल गांधी ने टोटल 5 रिफॉर्म किए हैं पार्टी के अंदर। और उनका पहला रिफॉर्म ये था कि वो यूथ कांग्रेस में इलेक्शन चाहते थे ताकि जो आम घरों के बच्चे हैं, जो साधारण परिवार से आते हैं, उनको मौका मिल सके। तो उसमें जब इलेक्शन हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के अलावा बहुत कम ऐसे युवा थे जो स्टेट्स के अध्यक्ष बन पाए, क्योंकि जो बड़े नेता थे उन्हीं के बच्चे जो हैं वो चुन के आते थे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था। और आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह के बेटे चुन के आए, उत्तराखंड में हरीश रावत के बेटे चुन के आए, और हरियाणा में कैप्टन अजय यादव के बेटे चुन के आए, महाराष्ट्र में विश्वजीत कदम, सत्यजीत तांबे, ये सब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते थे। तो मैं ये कहूंगा उनका जो पहला रिफॉर्म था वो आधा पास हुआ, आधा फेल हुआ। फिर वो दूसरा रिफॉर्म लेके आए, परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल, कि जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से प्रमोट किया जाएगा। वो थोड़ा सफल रहा। तीसरा रिफॉर्म वो लेके आए 2013 में, वो था SC ST विमेन को लेके एक ड्राइव चलाइए ताकि इनके लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पे आ सकें। और उसमें भी मैं कहूंगा थोड़ा सफल रहा, थोड़ा फेल रहा। और चौथा लिया है प्राइमरीज, जो कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ 15 सीटों पे कराई गई थी, कि वहां के लोकल लोगों से, पार्टी के लोगों से पूछ के कैंडिडेट तय करेंगे, जैसा अमेरिका में होता है। वो पूरी तरीके से विफल हो गया। और पांचवा जो रिफॉर्म है जो अभी चल रहा है वो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एम्पावर करना, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एम्पावर करके, और जब टिकटें बटेंगी तो वो अपने जिले की टिकट के जब फैसले होंगे उसमें बैठेगा और अपनी राय देगा। ये डीएमके मॉडल है। बेसिकली डीएमके में ऐसा होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है वो तय करता है कि उसके जिले में किसको टिकट मिलेगी। तो इन 5 रिफॉर्म्स ये राहुल गांधी ने किए हैं। बेसिकली राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को बदलना चाहते थे, लेकिन 2019 आते आते कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को बदल दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लड़ाई शुरू की राहुल गांधी ने सीनियर नेताओं को लेके, खास तौर पर अहमद पटेल की लॉबी को लेके, अहमद जी इस दुनिया में नहीं है अब, बट मुझे उनकी बात करनी पड़ेगी, कि अहमद पटेल की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी थी। और जो सोनिया गांधी की कांग्रेस थी उसमें जो मुख्यमंत्री थे, खास तौर पर जो 1 बार का, 2 बार का, 3 बार के मुख्यमंत्री, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, ये सब लोग शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी से उनको एक बात सीखनी चाहिए थी कि उन्होंने पहले सत्ता हासिल की और उसके बाद ये कहा कि देखिए मैंने बना दिया मार्गदर्शक मंडल, आप इसमें बैठ जाइए। राहुल गांधी ने सत्ता हासिल किए बगैर पार्टी के इतने सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इन सब ने मिलकर राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया। राहुल गांधी हमेशा की बात कहते थे कि मेरी माँ ने जो गलती करी है कि एक व्यक्ति को सारी पावर दे दी, वो मैं कभी नहीं करूंगा। लेकिन 2019 का जब लोकसभा चुनाव हारे उसके बाद, उससे पहले ही वेणुगोपाल को जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया था, जो अभी तक बने हुए हैं पिछले 6 साल से। और आज एक ही पार्टी के अंदर एक ही व्यक्ति पावरफुल है जो सारे फैसले करता है। अब आइए 2017 पे, यानी आज वो 55 साल के हैं, हम चलते हैं जब वो 47 साल के थे। 47 साल की उम्र में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। और 2018 में फिर 3 राज्यों के चुनाव हुए, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राहुल गांधी की लीडरशिप के अंदर ये तीनों राज्य जीत के आए। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के अध्यक्ष रहते हुए भी किसी युवा को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, क्योंकि उस टाइम पे भी सोनिया गांधी की कांग्रेस, अहमद पटेल की कांग्रेस उनके ऊपर हावी थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में नहीं बन पाए और सचिन पायलट राजस्थान में नहीं बन पाए, जिसका खामियाजा उनको आगे चल के भुगतना पड़ा। अब 19 में जब चुनाव आया लोकसभा का, तो राहुल गांधी की लीडरशिप थी और रफेल का मुद्दा वो जोर शोर से उठा रहे थे, वो नहीं चला। और बालाकोट स्ट्राइक के आगे राहुल गांधी जो है वो चुनाव हार गए। उन्होंने उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट आया था, ये फैसला कर लिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी के पद से इस्तीफा देता हूँ, अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ, और गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति जो है वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होगा। अब इसमें क्या हुआ कि जो रफेल की बात थी वो सब नेताओं ने नहीं की। ये कहा गया कि प्रियंका गांधी ने कहा था वर्किंग कमेटी की मीटिंग में उस हार के बाद कि मेरे भाई का किसी ने साथ नहीं दिया, और जो वो रफेल की बात कर रहे थे तो किसी ने उनकी बात को आगे नहीं बढ़ाया सीनियर नेताओं ने। दरअसल सब सीनियर नेताओं के संबंध अनिल अंबानी के साथ थे या कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ हैं, तो उसमें बड़ी दिक्कत आई। फिर उन्होंने कहा कि गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा। लेकिन अहमद पटेल ने क्या किया कि
इंटरिम प्रेसिडेंट फिर से बनवाया सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी को लगा कि नहीं, पार्टी हमारे कंट्रोल में रहनी चाहिए। लगभग 2.5 साल लगे इसमें, और 2022 में जब चुनाव हुआ कांग्रेस प्रेसिडेंट का, तो तब खड़गे साहब को, गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति, काफी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट बना, जो उनका टेन्योर 2027 तक है। तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को बदलना चाहते थे, उस कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को ही बदल दिया। अब उनके सामने चुनौती क्या है? उनके सामने चुनौती ये है कि 2027 में खड़गे साहब का टेन्योर पूरा हो रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष वो हैं, क्या राहुल गांधी दूसरी बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे और 2029 में फिर से कांग्रेस पार्टी का चेहरा होंगे? क्योंकि जिस हिसाब से पार्टी के भीतर डेवलपमेंट हो रहे हैं और राज्यों के चुनाव आप जीत नहीं पा रहे हो, भले ही आप 2024 की आप ये कहें कि हमने बीजेपी को रोक दिया, लेकिन सही मायने में तो आप 3 चुनाव हार चुके हो। 2019 का चुनाव राहुल गांधी की लीडरशिप में हारे, 2024 का चुनाव भी मैं कहूंगा कि राहुल गांधी की लीडरशिप में ही हारे। भले ही खड़गे साहब प्रेसिडेंट थे, लेकिन जो पार्टी का चेहरा था वो राहुल गांधी थे। तो आप 2 चुनाव उनकी लीडरशिप में हार चुके हो। स्टेट्स की मैं गिनती नहीं कर रहा हूं अभी। अब मुझे ये देखना है कि क्या राहुल गांधी फिर से इसको एक्सेप्ट करेंगे। कांग्रेस पार्टी के भीतर चर्चा चल रही है। चर्चा ये है कि अक्टूबर 2027 में टेन्योर पूरा होगा खड़गे साहब का, और 27 के एंड से लेके सिर्फ 1 साल बचता है 29 के चुनाव में, 1 सवा साल। तो क्या उससे पहले चुनाव कराया जाए कांग्रेस प्रेसिडेंट का, ताकि नए अध्यक्ष के पास कम से कम 2 साल का समय हो? इस पे विचार चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जब 47 साल से लेकर और 55 साल तक के इस पूरे सफर में अब उनके सामने सबसे बड़ा जो इशू है राजनीति का, कि उन्हें अब बैक सीट छोड़ के ड्राइव सीट पे आना पड़ेगा और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, अब मैं ही पार्टी को लीड करूंगा। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है 2019 में जब ये चुनाव हारे थे, तो उन्होंने अपने नजदीकी लोगों को बैठ के कहा था कि ये जो इस वक्त राजनीति देश में हो रही है, धर्म की राजनीति या जो बीजेपी राजनीति कर रही है, ये लंबी चलने वाली है, और मुझे पता है कि ज्यादा लोग इसमें मेरे साथ चल नहीं पाएंगे। तो जो लोग लंबा चल सकते हैं वो मेरे साथ रहें। अब मैं कल देख रहा था, जब उनका जन्मदिन था, अभिनव की जो उनके पुराने साथी थे भाजपा में हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ये सब उनमें से कुछ को मैं दोस्त भी कह सकता हूं उनका। इनमें से किसी ने भी राहुल गांधी को बर्थडे विश नहीं किया, जो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि इतने नजदीकी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि हाँ हमारे पुराने संबंध उसको निभाया जाए। तो राहुल गांधी को 55 साल की आयु में देखकर मुझे एक बात तो ये, दूसरी बात जो हम कह रहे हैं कि उसकी 2 पर्सनैलिटी है राहुल गांधी की, वो है, सही बात है। दूसरी, मुझे याद है जब दिल्ली में बहुत ही घिनौनी घटना हुई थी, निर्भया कांड हुआ था, तो राहुल गांधी जब उनके घर गए थे, उसके बाद उनके बेटे को अपने खर्चे पे उन्होंने पायलट बनाया, और अभी वो किसी एक एयरलाइन में काम करते हैं, और उनकी जो भी मदद हो सकती थी वो भी की। मुझे लगता है कि बेटे को पढ़ाया, पायलट बनाया, फिर उसमें शायद घर भर में भी मदद की थी। तो ये वो ऐसे पहलू हैं जिनकी, जो राजीव सर ने कहा कि कलावती वाला जो इशू था, जो कहानी थी, वो इसका प्रचार नहीं करते हैं। जब मुझे इस बात का पता लगा कई साल पहले निर्भया वाली बात का, तो उसमें एक ही शर्त रखी गई थी कि आपको ये बात बोलनी नहीं है। अब क्योंकि इस बात को बहुत साल हो गए हैं, निर्भया की मां ने एक इंडिया टुडे के कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया था, तो ये भी उनका एक पहलू है। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरीके की राजनीति और कनेक्टिविटी उनकी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ होनी चाहिए, वैसी नहीं है। उसके कारण क्या है, वो उस पे मैं जाऊंगा तो लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के सामने समस्या ये है कि एक तो उनके दरवाजे बंद हैं उनके नेता और कार्यकर्ताओं के लिए। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जब सत्ता में नहीं भी थे, तो वो लोगों से मिलते थे, दरवाजे खुले थे, और जब वो मिलते थे तो उनका इंटरेक्शन होता था। लेकिन यहाँ राहुल गांधी से मिलने का कोई चलन पार्टी के भीतर नहीं है, खासतौर पर कार्यकर्ताओं का या नेताओं का। दूसरा, जब वो ये कहते हैं गुजरात की धरती पे कि हमारे 20-30 लोग जो है वो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। मेरा ऐसा मानना है कि अगर नेता की बात में वजन नहीं है ना, तो फिर उसके साथ लोग जुड़ नहीं पाते।
तो अगर आप कहते हैं कि हाँ हमारे लोग मिले हुए हैं तो आप उस पर एक्शन लीजिए। अब आपने कहा कि बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, अब लंगड़े घोड़े भी ले आए हो आप, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो उसमें क्लियरिटी नहीं है। यानी ये साफ है ना कि लंगड़े घोड़े का मतलब क्या है कि आप सीनियर नेताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनको हम बाहर कर देंगे, लेकिन आप कर भी नहीं पाते क्योंकि वो इंडिस्पेंसेबल हैं, वो इतने पावरफुल है अपने अपने स्टेट्स में, उनका कंट्रोल है, वो टिकटें बांटते हैं, उनके घर पे लोग आते हैं, तो आप वहां पे लाचार दिखाई देते हैं। तो राहुल गांधी को अपनी भविष्य की राजनीति में, क्योंकि वो 55 साल के हो गए हैं, कई सारे सुधार करने पड़ेंगे, और सुधार इस बात के करने पड़ेंगे कि आपने कमिटमेंट दिखाया कि आपने भारत जोड़ो यात्रा की, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, ये बात सही है, कमिटमेंट था उसमें, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप फिट हैं, अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक रूप से फिट होना भी बहुत जरूरी है राजनीति में। और आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक ऐसा नेता है जिनकी मोनोपोली है आज की डेट में राजनीति में। मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी और गाड़ियों में टोयोटा फॉर्च्यूनर, दोनों की मोनोपोली चल रही है आपस में, कोई कोई टक्कर में नहीं है उनके। तो राहुल गांधी आपको टोयोटा से कोई जो है सिंपैथी है या फिर कुछ मिला है? क्यों प्रचार कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कहता हूं कि वो लोग ना कुछ भी गाड़ी में इंप्रूवमेंट नहीं करते। उस 50 लाख की गाड़ी में पावर स्टीयरिंग तक नहीं है, ठीक है, बेचे जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे खुश मिजाज किस्म के है, और एक बड़ी उनकी बात यह है कि वो कभी भी संपर्क आपसे खत्म नहीं करते। भले आपसे झगड़ा हो जाए, आपको फोन करके आपसे दो बात इधर उधर कर ले, लेकिन आओ भगत करेंगे, घर पे खाना खिलाएंगे, ये सारी चीजें तो वो करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए हर पार्टी के नेता भी उनके आसपास, जैसे एकनाथ शिंदे, कुछ ही दिन पहले उन्होंने पब्लिक रैली में बोल दिया था कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शिवसेना का नाम और सिंबल ले लिया वो ठीक नहीं किया, लेकिन उनके साथ में स्नेह भोजन करने में भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। तो बेसिकली वो वैसे उस तरीके से खुश मिजाज तरीके के नेता है। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं, अभी के इंटरव्यू की बात करना चाहता हूं जो हमने अभी मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले मैंने किया था उनका इंटरव्यू, मुंबई तक के लिए मराठी में इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू का, सुधीर ने वो इंटरव्यू सुना होगा, लेकिन उस इंटरव्यू का मेन हमारा फोकस था वो बेसिकली महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की राजनीति, इसको लेकर हमारा फोकस था। महाराष्ट्र की संस्कृति को लेकर भी हमें बात, मराठी संस्कृति को लेकर भी हमें बात करनी थी। तो मैं और मराठी के एक जाने माने फिल्म निर्देशक है केदार शिंदे, हम दोनों ने मिलकर उनसे बात की थी। उस इंटरव्यू में हमने कई मुद्दों पर बात की, और आपको आश्चर्य लगेगा, उसमें उन्होंने एक फोटोग्राफ का जिक्र किया कि देखिए महाराष्ट्र की राजनीति कितनी भद्दी हो गई है कि एक फोटो में देवेंद्र फडणवीस बीच में बैठे हुए हैं और उनके दाईं ओर अशोक चौहान बैठे हुए हैं, उनकी दूसरी तरफ अजित पवार बैठे हुए हैं, एक तरफ छगन भुजबल बैठे हुए हैं, और बाकी सारे ऐसे नेता, कांग्रेस एनसीपी के सारे नेता उनके आसपास बैठे हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर महाराष्ट्र में 10 साल पहले हमने कभी सोची भी नहीं थी कि, और वो दोनों नेता अशोक चौहान और अजित पवार, जिनके खिलाफ बीजेपी ने मुहिम चलाई, ये उन्होंने जिक्र किया था उस इंटरव्यू में। हाल ही वाला जो इंटरव्यू मैंने कहा, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के पहले वाला ये इंटरव्यू, उसमें मैंने उनको एक सवाल पूछा था जो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें स्पष्ट करेगा। मैंने उन्हें पूछा था कि क्या आपको लगता है कि दिल्ली में आप या राजदीप जैसे लोग जो दिल्ली में बैठते हैं, वो महाराष्ट्र की तरफ जब देखते हैं तब उन्हें 2 ब्रांड्स महाराष्ट्र में नजर आते हैं, पॉलिटिकल ब्रांड्स, ठाकरे और पवार। तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के ये जो 2 ब्रांड्स हैं, जो दिल्ली से जो पत्रकार देखते हैं, उनको लगता है कि ये 2 ब्रांड्स ठाकरे और पवार, क्या उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और क्या ये 2 ब्रांड्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है? तो उस पर उन्होंने ये बात कही कि हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं इस बात को कि ठाकरे और पवार ब्रांड्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उसके अगली लाइन में उन्होंने ये कहा कि मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश करे, लेकिन ये 2 ब्रांड्स कभी खत्म नहीं होंगे, ये बात भी उन्होंने कही। तो बेसिकली कहीं ना कहीं उनके मन में भी ठाकरे ब्रांड को कमजोर किया जा रहा है, ये भावना उनके मन में भी है। ये बात सबसे पहले हमको ध्यान में रखनी चाहिए। जहां तक बात रही उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की, देखिए क्या है कि राज ठाकरे जो शिवसेना से अलग हुए हैं, वो पॉलिटिकल कारणों की वजह से अलग नहीं हुए। ये सियासत का बंटवारा या
किसी भी फैमिली में जो फैमिली की दौलत शब्द का इस्तेमाल करना लिटरल सेंस में ठीक नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल दौलत हम कह सकते हैं, उसमें बंटवारे को लेकर ये दोनों भाई अलग अलग हुए थे एक तरीके से, अगर हम वैसे देखें तो जिसकी वजह से सिर्फ पॉलिटिकली वो अलग नहीं हुए, तो फैमिली भी अलग हो गई। तो ऐसी सूरत में साथ में आना बड़ा मुश्किल होता है, और ये हमेशा हमने देखा हुआ है कि जैसे वरुण गांधी और राहुल गांधी कभी साथ में हमें आते हुए नजर नहीं आए, पशुपति पारस और चिराग पासवान कभी उस तरीके से साथ में एक साथ आते हुए हमें नजर नहीं आए। तो जब पॉलिटिकल स्प्लिट फैमिली के अंदर होता है, तब आमतौर पर लोगों को साथ में आने में बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी बात यह भी है कि शिवसेना और एमएनएस का जो वोट बैंक है या जो उनका प्रभाव क्षेत्र है वो एक ही है, तो ऐसे में प्रैक्टिकली भी दोनों को साथ आने में बड़ी दिक्कत होगी। सिर्फ एक ही बात है कि जो उन्हें साथ में ला सकती है, वो ये कि दोनों ही पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, जो डिसीजन मेकर नहीं है एक तरीके से, उनमें ये जरूर भावनाएं हैं कि दोनों का नाम खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उनकी भावनाएं जरूर ये कहती है, जब भी पब्लिक रैली में उसका जिक्र किया जाता है, तब जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स आता है, उससे पता चलता है कि ये कोशिश जरूर वहां पर उस तरीके से की जा रही है। एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, विदेश में तो वो लोग नहीं मिले, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दोनों पार्टी के कुछ नेताओं ने एक दूसरे को संपर्क करने की कोशिश की है और कहा है कि भाई हमें बीएमसी के चुनाव में हमें साथ में आना चाहिए। उस पर बात यहां पर आकर अटक रही है कि दोनों ही भाइयों को एक दूसरे के बर्ताव पर कोई भरोसा नहीं है, दोनों को एक दूसरे के बारे में अविश्वास है, दोनों को ही ऐसा लगता है कि हम स्टेप उठा लेंगे और उसके बाद सामने वाला शायद पीछे जाएगा और फिर मुझे एक बार फिर अकेले चुनाव लड़ना पड़ सकता है, तो मैं अपने पत्ते अभी क्यों खोलूं। ये कहीं ना कहीं भावना दोनों के मन में साफ नजर आती है, जो मैंने अब तक देखा हुआ है उसके मद्देनजर। और इसके वजह से आज की स्थिति में अगर हम देखें तो सेंटिमेंट है उनके कार्यकर्ताओं में कि दोनों को साथ में आना चाहिए, एक नया कॉम्बिनेशन वर्कआउट होगा महाराष्ट्र में। और दूसरी तरफ यह भी बात की उतनी सच्चाई है कि इतने जल्द वो चीज हो पाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी कम नजर आती है। ये टीएमसी में वो जीत नहीं पाए, हालांकि वो शिवसेना के साथ में 10 साल पहले राज कर चुकी है, बीएमसी में दोनों साथ में ही थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है वो चाहते कि उनके साथ कोई एक ठाकरे रहे, क्योंकि उनके साथ अभी उद्धव ठाकरे नहीं है। और बंबई बोले तो यहाँ पे ठाकरे जो ब्रांड है, वो सरनेम है, वो उनका काफी बोलबाला है, उनका काफी इंपॉर्टेंस है। और मराठी मानुस की अस्मिता यहाँ पे सब महाराष्ट्र में हर इलाके से ज्यादा, मुंबई में सबसे ज्यादा स्पार्क रहता है मराठी मानुस की अस्मिता की, क्योंकि यहाँ पे जो मराठी मानुस है वो खुद को एक माइनॉरिटी में कभी कभी फील करता है, कभी कभी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स उसमें रहता है। और मराठी सबसे ज्यादा जो मुंबई की है, वहां पे मराठी मानुस ढूंढेंगे तो कम मिल रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी मिल बंद होने की वजह से, रोजगार की कमी होने की वजह से वो सब फार फ्लंग जो सबब्स है, जैसे कल्याण हो, डोंबिवली हो, पनवेल हो, कर्जत हो, ऐसे इलाके में चले गए। इसलिए मुंबई में मराठी मानुस की कमतरता है, इसलिए उनमें एक इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स का हो या माइनॉरिटी का एक अभाव ये आ जाता है। इसलिए इलेक्शन मराठी मानुस का काफी मुद्दा जोर से रहेगा इस इलेक्शन में, हर तरह के इलेक्शन की तरफ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ में आ जाएंगे तो उनको लिए एक बड़ा दिक्कत हो सकती है और कोई एक चैलेंज बड़ा हो सकता है। इसलिए वो सोच रहे कि दोनों भाई साथ में न आए। इसलिए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कुछ दिन पहले राज ठाकरे के साथ में मुलाकात की थी और प्रयास करे कि वो ना उद्धव ठाकरे के साथ आए, बल्कि मेरी जो जानकारी, अंदरूनी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी को उनके साथ लेना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ इसलिए लेना नहीं चाहती कि उसके वजह से जो उत्तर भारतीय वोट है वो छिटक सकता है, वो कुनबा छिटक सकता है। इसलिए उनकी जो स्ट्रैटेजी है, राज ठाकरे को एकनाथ शिंदे के साथ में टाइप किया जाए, यानी कि मराठी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस दोनों मराठी वोट सबसे ज्यादा ले और बीजेपी
जो उत्तर भारतीय है, मारवाड़ी है, गुजराती है, साउथ इंडियन है, वो ज्यादा पैमाने पे ऐसे उनकी स्ट्रैटेजी है। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि अभी क्या होगा वो पता नहीं। राज ठाकरे किस तरह मुनाफा ज्यादा देखते हैं, बीजेपी तरफ मुनाफा देख रहे हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ देखते हैं। और दूसरी अहम अंदरूनी ऐसी बात है कि अब दोनों भाई कुछ दिन पहले जो कश्मीर में जो हमला हुआ उसी टाइम में वो दोनों आउट ऑफ कंट्री थे। अब वहां पे ऐसी बात भी चल रही है कि दोनों की मुलाकात वहां पे हुई है और वहां पे सब चीजें भी डिस्कस हुई है। लेकिन वो कैसे किया जाए, क्या किया जाए, जब इलेक्शन मुझे लगता है कि डिक्लेयर होगा तो उनकी जो काफी चीजें वो बाहर भी उस टाइम पे आ सकती है। लेकिन राज ठाकरे के लिए एक द्विधा स्थिति है, जो रूल पार्टी रूलिंग में उसके साथ में जाए और जो अपनी भाई की पार्टी है जो पावर में नहीं उनके साथ में जाए कि उनमें भी जान फेंके और अपने में भी जान फेंके, ऐसा डिसीजन ले। ये उनके लिए मुझे लगता है कि द्विधा डिलम वाली सिचुएशन है। लेकिन राज ठाकरे के बारे में बोल भी नहीं सकते क्या डिसीजन लेंगे। जैसे हमने देखा 2014 में मोदी जी के साथ में, बाद में 19 में अगेंस्ट में, बाद में वापस, तो अनप्रेडिक्टेबल ऐसी उनकी राजनीति रही है। लेकिन समय के साथ सब चीजें बाहर आ जाएगी। अपर हैंड बीजेपी को बिल्कुल है इलेक्शन में, लेकिन दोनों भाई साथ में आएंगे, थोड़ा एक नैरेटिव बिल्कुल बन सकता है। अभी वो नैरेटिव जैसे उद्धव का 2 वोट है, राज का 2 वोट है, अलग अलग चले जाएगा तो कुछ मतलब नहीं, लेकिन 2 का 4 हो जाता है और 4 की वजह से दूसरा जो आदमी बीजेपी की तरफ दूसरी तरफ जाने वाला वो भी आ जाता है। 4 के 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और नैरेटिव में बहुत राज ठाकरे बनाने में माहिर है। इसलिए सब चाहते हैं कि भले ही उनका कोई बेस नहीं हो, कुछ ज्यादा ये नहीं हो, तो साथ में रहे। मैं जब ये बातचीत हो रही थी तो आप और आपकी और साहिल जी दोनों की जो है तस्वीर चल रही थी, शरद पवार के साथ आप लोग लंच या डिनर पे कहीं पे मिले हुए थे। तो मैं उद्धव ठाकरे के अभी नहीं, वो अभी हम गए थे, बारामती गए थे, इलेक्शन ऑन माय प्लेट जो राजदीप शो करते हैं ना, अच्छा, के शूट के समय हम गए थे, मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के समय तो की बात। ऑन कैमरा जो हुआ वो तो दर्शकों ने देखा होगा, ऑफ कैमरा क्या हुआ था वो आप बता दीजिए। ऑन कैमरा मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने शरद पवार को पूछा कि आपका वजन काफी घटा हुआ है। तो शरद पवार ने कहा, क्योंकि हम लोग जो ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसमें हमारे सामने जो ब्रेकफास्ट आया, लेकिन शरद पवार उनके सामने 2 ग्लास है व्हाइट कलर का, उसमें आपको एक लिक्विड दिखाई देगा। तो उन्होंने कहा कि ये मैं मिक्सर में ये लिक्विड में बनाते हैं और वो मैं सिर्फ पीता हूं। और उन्होंने कहा उस वक्त कि उन्होंने 40 किलो वजन कम किया है, 30 या 35 किलो कुछ वजन कम किया। उनका कुछ 114 या कुछ था, जो अभी 84 या 81 हो गया था। तो वो बात वो बता रहे थे उसमें, और बड़े निश्चिंत थे। उनको लग रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में बारामती की सीट सुप्रिया सुले मार लेगी। और वो कह रहे थे कि मुझे अभी काफी लाइट महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने वजन काफी कम किया। तो वो भी हमारा एक डिस्कशन उस टेबल पे हुआ था। राजदीप को शायद अगर उनको याद होगा। कुछ छूट तो नहीं रहा चीफ साहिल से? देखिए, शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी बात है कि कांग्रेस के पास उत्तर भारत में उस तरीके की लीडरशिप नहीं है, तो जिसके वजह से उसका असर मुंबई में भी दिखाई देता है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर भारत में कांग्रेस का डिक्लाइन जैसे हुआ उस तरीके से मुंबई में भी उत्तर भारतीय वोटों में कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हुआ। गुजरात में कांग्रेस का डिक्लाइन जिस तरीके से हुआ, उसी तरीके से गुजराती वोटर्स में मुंबई में भी कांग्रेस का डिक्लाइन उस तरीके से हुआ है। तो उनके लिए ये लड़ाई टफ है, ये बात एकदम क्लियर है उसमें, तो उनको इसके बारे में पता है। लेकिन मुंबई में शिवसेना की सत्ता ये अपने बलबूते पर सिर्फ एक ही बार आ पाई, वो भी 1985 से लेकर 1991 तक। उसके बाद हमेशा शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस करके ही अपनी सत्ता मुंबई में लाई है। पिछली बार भी बीजेपी और शिवसेना में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, 2 सीटों का अंतर था, और वो भी बीजेपी ने फिर तय किया कि देवेंद्र फडणवीस ने तय किया कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे, यानी मेयर की पोजीशन हो या बाकी, इसमें हम शिवसेना को सत्ता लेने के लिए अलाउ करते हैं, और वो उससे दूर रहे, जिसकी वजह से उनकी सत्ता आ पाई। तो ये उनको पता है। लेकिन बाकी समय पे जब उनकी सत्ता नहीं थी, तब मुंबई ने हमेशा शिवसेना को बचाया है इस लिहाज से कि उनके मुंबई भले विधानसभा में उनके लोग हार जाए, लोकसभा के चुनाव उनके लोग हार जाए, लेकिन महानगर पालिका में हमेशा उनको इतने नगर सेवक पार्षद चुनकर दिए हैं कि जिसके वजह से शिवसेना की न्यूसेंस वैल्यू बनी रहे, शिवसेना एक फोर्स के तौर पर जीवित रहे, उस तरीके से उनको हमेशा रखा हुआ है। इस बार की लड़ाई भी उसी की है एक तरीके से। और अब बाइफर्केशन क्लियर हो गया है कि 227 में से कुछ 120 के करीब सीटें ऐसी है कि जहां पर
मराठी भाषी पार्षद आराम से जीत सकता है, और उसमें से ज्यादातर सीटों पर शिवसेना यूबीटी का दबदबा आज की स्थिति में है। तो उन्हें पता है कि वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट सिचुएशन में भी उनके एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्षद जीतकर आ सकते हैं। राज ठाकरे उनके साथ में आएंगे तो उन 120 सीटों पर दोनों ही भाइयों का दबदबा ज्यादा मजबूत रहेगा, क्योंकि उस तरीके का वातावरण वो तैयार कर पाएंगे। तो वो एक ये लाइक टेकिंग अ चांसेस, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कर पाएंगे ऐसा उन्हें लगता है। तो उस लिहाज से वो अपनी कोशिश वहां पर करने की करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के लिए भी लड़ाई है। एकनाथ शिंदे अभी भी अलायंस में ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी जो शिवसेना का वर्धापन दिन हुआ, स्थापना दिवस उनका था, तब एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में साफ कर दिया अपने लोगों को कि बीएमसी की चुनाव भी हम युति के साथ में ही लड़ेंगे, अलायंस में ही लड़ेंगे। ये बात उन्होंने साफ कर दी। तो जो भी करना है बीजेपी के साथ ही हमें करना है, ये बात उन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर उनके लोगों को कर दी है। उनका लक्ष्य सिर्फ यही है कि शिवसेना यूबीटी को जितना तोड़ सके उतना लोगों को ले आओ, क्योंकि जैसे ही वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार असली शिवसेना किसके हाथ में है, क्योंकि पहली बार दिन 2014 जैसी एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई हो जाएगी। तीसरी बात बीजेपी की है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि मुंबई में उनका परचम लहराने का, अपना मेयर बनाने का, कि जो बहुत सालों से वो इंतजार कर रहे हैं कि मुंबई में उनका मेयर बन सके। तो ये एक मौका उनके पास, बहुत बढ़िया मौका उनके पास है। उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो स्प्लिट हो चुके हैं, अलग अलग इसमें बटे हुए हैं, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं है, और ऐसे में उनके पास ये मौका है। तो उनकी कोशिश वो उस तरीके से रहेगी, और उसके साथ साथ ये भी उनकी कोशिश रहेगी कि किसी ना किसी तरीके से शिवसेना यूबीटी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश करे, ताकि मुंबई से अगर ठाकरे चैप्टर खत्म हुआ तो आने वाले 29 के चुनाव में उनके लिए ज्यादा कंपटीशन या एक चैलेंज उस तरीके से नहीं रहेगा। इसके लिहाज से उनकी कोशिश ज्यादातर रहेगी, ये मुझे फिलहाल की सिचुएशन में लगता है। सुधीर जी, मैं इनकी बात को काटते हुए आप तक आता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि स्थापना दिवस के आसपास जो है चर्चा हुई कि कुछ नेताओं के फोन बंद थे, कुछ अंदर खाने संपर्क की कोशिशें भी हुई हैं क्या? देखो, जैसे बीएमसी का जो चुनाव है और लोकल बॉडीज का चुनाव है, जिस तरह के वो उद्धव ठाकरे की यूबीटी की शिवसेना, राज ठाकरे हो या बीजेपी उनके लिए अहम है, उसी तरह ये चुनाव एकनाथ शिंदे के लिए भी काफी अहम और महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहला चुनाव होगा जिस ये चुनाव के वक्त एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहेंगे। पहले जो भी 2 चुनाव हुए थे वो सीएम थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन और पोस्ट रहती है स्टेट में, सब चीजें उनके हाथ में थी, सब चीजें उनका कंट्रोल था। अभी वो सीएम नहीं है, तो उसकी वजह से दिक्कत तो बिल्कुल आएगी मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को। इसलिए वो भी चाहते हैं कि ज्यादा दिक्कत ना आए, ज्यादा छिटकाव ना हो, इसलिए एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस बहुत बैड रहा, तो उसका असर उनकी जो अलायंस है बीजेपी उनके साथ में हो सकता है। बीजेपी उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकती है, अजित पवार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकती है, इसलिए उनका इंपॉर्टेंस बरकरार रहे। इसलिए एकनाथ शिंदे सभी जो ट्रिक्स फ्रॉम द बुक जिसे कहते हैं, जो शिवसेना के जो एक्स कॉर्पोरेटर उनको तोड़ने की, फोड़ने की, उनको काफी कोशिश कर रहे हैं बहुत दिनों से, और उसका जिम्मा उन्होंने अभी खुद अपने जो पुत्र है श्रीकांत शिंदे, जो लोकसभा के सांसद भी, उनको दे दिया है। इसलिए शिंदे को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनका एग्जिस्टेंस और पार्टी को बढ़ावा करने के लिए, फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है वो इसलिए उद्धव ठाकरे कुछ लोगों के फोन स्विच ऑफ